हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में यूजीसी नेट कॉमर्स के 2021 के लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज को आपके साथ में कवर करवा रही हूँ। ये जो यूनिट है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है जहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अब उसको परफॉर्म करना क्या हो गया है? इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था बट अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया है? इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। और ये जो इम्पॉसिबिलिटी है वो कब अराइज होती है? ठीक है, मतलब कि हम लोगों को पहले, क्योंकि देखो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब यही होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो क्या होता है कि सर्टेन इवेंट होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में क्या हुई है, जो इम्पॉसिबिलिटी है वो क्या हुई है? अराइज हुई है। जो इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है वो कब अराइज हुई है? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया था उसके बाद में जो इम्पॉसिबिलिटी है वो क्या हुई है? अराइज हुई है। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होता है। जैसे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि कोई क्या हो गया, अनफोर्सिन इवेंट हो गया या लॉ में चेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो लॉ ही बदल गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करना क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। या फिर जिस चीज के ऊपर जो सब्जेक्ट मैटर था वही खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी बाइक दूंगी, आप मुझे अपने पैसे दे देना। अब वो मेरी बाइक के एक्सीडेंट के अंदर टूट गई तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। जहां पे आप लोगों के पास में क्या हो गया, जिसका के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया। तो लॉ चेंज हो गया, उस वजह से आप लोगों के पास में हो गया। या फिर कोई भी जो पार्टीज हैं उनकी क्या होगी? डेथ हो गई, जो प्रोमाइजर या प्रोमाइजी में से किसी की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो ये क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या फिर इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो ये कौन से वाले केस में अप्लाई होगा? तो ये अप्लाई होगा जहां पर इम्पॉसिबिलिटी जो थी वो पार्टीज को पता चली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कि पहले भी पता था कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा और बाद में पता था कि नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये अप्लाई होगा। लेकिन ये कहना कि भाई मेरे को तो कॉन्टैक्ट कर लिया उसके बाद में ये कहना भाई मेरे को तो इसको काम करने में मुश्किल आ रही है, मुश्किल आना इज नॉट ए केस कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगे। ठीक है, या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटीज है या फिर स्ट्राइक लॉकआउट, ये भी एक रीजन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। ठीक है, स्ट्राइक हो गया, 3-4 दिनों में खत्म हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो जहां पे परफॉर्म किया जा सकता है तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है उसके रीजन आप लोगों के पास में है। ठीक है, लॉ चेंज हो गया या सब्जेक्ट मैटर ही बदल गया, तो ऐसे कुछ इवेंट हो गए जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following state tax have not replaced by the GST? GST that is the goods and services tax। ये आप लोगों के पास में किस तरीके का टैक्स होता है? ये एक हम लोगों के पास में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का, रिग्रेसिव का। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है ये आप लोगों के पास में रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। और जो इसका कंसेप्ट रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? वन टैक्स वन नेशन इसका कंसेप्ट होता है। क्लियर हो जाएगा? तो कहाँ पर कौन सा जो स्टेट टैक्स है जिसने जीएसटी को रिप्लेस नहीं किया है? तो कौन से टैक्स ने जीएसटी को रिप्लेस नहीं किया है? तो जो अभी भी लग रहा है, तो जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है, कस्टम इम्पोर्ट जब गुड्स को किया जाता है तब लगती है, तो जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है कस्टम की, तो इसको अभी भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया, मतलब कि अभी भी अप्लाई होता है। बाकी परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब की जगह पे क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? तो बेलमेंट क्या होता है?
बेल, यहाँ पे क्या होता है, बेलमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं। एक यहाँ पे कौन होता है, बेलर होता है, ठीक है। एक कौन होता है, बेलर होता है, जो क्या होता है, सामान का क्या होता है, ऑनर होता है। वो कौन होता है, बेलर होता है। वो अपना सामान क्या करता है, अपनी जो गुड्स होती हैं, कुछ भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिंग है, मैं अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए दे रही हूँ कि उसने मैरिज फंक्शन पे जाना था, तो मैं उसको यूज करने के लिए दे रही हूँ। जैसे ही उसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वो या तो मेरी रिंग को, जैसे मैं कहूंगी उसको कि मुझे मेरी रिंग वापस कर दे, या फिर कैसे भी जैसा इंस्ट्रक्शन ऑनर देगा, बेलर देगा, वैसा वो बेली उसको कर लेगा। तो बेलमेंट क्या होता है, जहां पे जो एक पर्सन होता है जिसको क्या कहा जाता है, बेलर, वो ऑनर होता है। वो अपने गुड्स को यूज करने के लिए किसको देता है, बेली को देता है। तो जो गुड्स का पोजेशन होता है वो किसके पास में रहता है, बेली के पास में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बेलमेंट के लिए क्या है, ट्रू है। तो जो बेलमेंट होता है तो ये क्या बोल रहा है, हायरिंग ऑफ ए बैंक लॉकर। बैंक लॉकर को क्या करना, हायर करना। ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बैंक लॉकर में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो अपना सामान होता है वो क्या कर देते हैं, बैंक के पास में जमा करा देते हैं, है ना। जो अपना सामान होता है वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक हमारे सामान की क्या रखता है, सेफ्टी रखता है, वो ऑनर नहीं बनता। सामान है किसके पास, बैंक के पास, तो बैंक वहां पे कौन हो जाएगा, बेली हो जाएगा। हम कौन है, बेलर है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बेली हैज ए राइट ऑफ जनरल लेन। बेली के पास में गुड्स को रखने का अधिकार नहीं होता है, ये वाली बात गलत है, ठीक है। मनी डिपॉजिट इन ए फिक्स डिपॉजिट, ये देखिए याद रखिएगा, बैंक लॉकर को हायर करना, तो बैंक लॉकर में हम लोग जो सामान रखेंगे वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे हमने गोल्ड रखा या कोई भी, अगर आप लोग कोई भी एक गट्टी भी रखते हैं पैसे की, तो लॉकर का मतलब अलग है। लॉकर में जो भी रखा वो एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन जो हम अमाउंट मनी डिपॉजिट कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसा डिपॉजिट करा दिया, मैंने 2 लाख की क्या करवा दी, एफडी करा दी। अब मैंने 2 लाख के क्या दिए थे, 2 लाख रुपए के नोट दिए थे, तो 2 लाख रुपए पैसे दिए। तो वो पैसे तो बेलमेंट के लिए ये जरूरी होता है कि जो गुड्स हम दे रहे हैं वो सेम हमको वापस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने रिंग बेली को दी है, वही सेम रिंग मुझे क्या होगी, वापस मिलेगी। लेकिन पैसे के में क्या होगा, पैसा तो हम लोग कोई नोट देंगे, नोट का नंबर होता है ना अलग अलग, कोई नोट का नंबर होगा, फिर वो आगे और किसी के पास में चला जाएगा, तो हमें सेम गुड्स तो वापस नहीं मिलेंगी ना। इसीलिए जो मनी डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में नहीं आता। याद रखिएगा, बैंक लॉकर को हायर करना, लॉकर में हमने रख दिया, जैसा सामान रखा वैसा का वैसा वो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो सेम गुड्स ही हमें वापस मिलेंगी। लेकिन जो मनी डिपॉजिट कराई है तो बैंक तो उसको आगे देता रहेगा ना लोगों को, तो हमें सेम नोट वापस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो ये होगा, ये बेलमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा, ओके। A contract of bailment does not result when a person leaves some goods with his friend for being looked after, तो ये भी बेलमेंट होता है। नोट यहाँ पे नहीं होगा तो ये बेलमेंट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा घोड़ा था, वो मैंने क्या कर दिया, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गई और वो मैंने बेली को दे दिया कि वो उसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा, तो वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, ठीक है। तो नोट यहाँ पे नहीं आना था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, Which one of the following is not true regarding input tax credit to avoid the cascading effect? तो कास्काडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था कि हम लोग टैक्स भरते थे, उसके ऊपर और टैक्स लगता था, फिर उसके ऊपर और टैक्स। तो पहले क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, कास्काडिंग इफेक्ट होता था जिसमें टैक्स ऑन टैक्स होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट true regarding the input tax credit to avoid the cascading effect, तो इसके लिए क्या ट्रू नहीं है। पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है ये क्या होता है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये क्या होता है, तो जो भी जीएसटी की जो अमाउंट होती है, जीएसटी पे करना पड़ता है ना, ठीक है। तो जीएसटी जो पे करना पड़ता है एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, जब वो क्या करता है, गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है। देखिए जब भी हम क्या करेंगे, गुड्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, हम नहीं, जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन होता है,
तो द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है जब वो क्या करता है, जो जीएसटी की अमाउंट पे करता है, कब पे करता है, ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, तो वो क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। देखिए क्या होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा कि हम एक बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, जैसे कि कार का एक शोरूम है, तो वो क्या करता है, कार को खरीदता है और फिर फर्दर लोगों को कार बेच देता है। तो जब उसने कार खरीदी तो उसने जो टैक्स पे किया, जो बिजनेसमैन ने टैक्स पे किया परचेज के टाइम पे, तो वो क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। वो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और जब आगे फिर फर्दर जब गुड्स को बेचा जाता है और जब वो क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। तो जब बिजनेसमैन ने क्या करा, गुड्स को परचेज करा कमर्शियल पर्पस के लिए, याद रखिएगा ये रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेसमैन के लिए यूज होगा, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने जब गुड्स को परचेज किया तो जो उसने टैक्स पे करा वो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। और जब उसने गुड्स को बेच दिया उसके ऊपर उसको जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वो पे कर रहा है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट उसको कलेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड द कास्ट गार्डिंग इफेक्ट। तो ये आपको एसजीएसटी आईजीएसटी पता ही है। जब क्या होता था, हमको पता है, जब ट्रेड जो होता है अगर हमारी कंट्री के अंदर ही होता है, दो तरीके का ट्रेड होता है ना, स्टेट के अंदर होता है और बिटवीन दी टू स्टेट होता है। अगर जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है। अगर ट्रेड जो रहता है वो स्टेट के अंदर ही होता है तो क्या अप्लाई होता है, तो सीजीएसटी अप्लाई होता है। और क्या अप्लाई होता है आप लोगों के पास में, एसजीएसटी अप्लाई होता है। एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी भी आ जाएगा अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो। और अगर दो स्टेट के बीच में क्या होता है, ये विद इन द स्टेट अगर होगा, एक हरियाणा के बीच में ही ट्रेड होगा तो वो इंट्रा स्टेट होता है। अगर हरियाणा का पंजाब के साथ में ट्रेड रहता है तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्टेट ट्रेड कहलाता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास में किस चीज का कंसेप्ट आता है, आईजीएसटी का कंसेप्ट आता है। और याद रखिएगा अगर सामान को इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो इसके लिए क्या ट्रू नहीं है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज। तो जब सामान को खरीदा तो उसने जो टैक्स पे किया वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। एसजीएसटी का कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ, तो उसका यूज सबसे पहले किसके लिए किया जाएगा, एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। और बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और आउटवर्ड सप्लाई तो करेक्ट हो जाएगा। पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट है यूटीजीएसटी का, उसको यूटीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, बाकी बाद में बचेगा तो वो आईजीएसटी के लिए ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, ये वाली जो बात है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगे, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मिला है उसका यूटिलाइजेशन जो होगा वो पहले सीजीएसटी की पेमेंट के लिए होगा और बाद में किसके लिए होगा, आईजीएसटी के लिए होगा। मतलब कि जो पहले एसजीएसटी कलेक्ट हुआ तो सबसे पहले एसजीएसटी के ही लिए यूटिलाइज होगा, बाद में आईजीएसटी के लिए। यूटीजीएसटी वाला हुआ वो भी पहले यूटीजीएसटी के लिए ही यूटिलाइज होगा, बाद में अनदर के लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड है ये आप लोगों के पास में करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेट टू बी डिस्चार्ज बाय रिसेशन। तो रिसेशन में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पार्टीज हैं, प्रोमाइजर और प्रोमाइजीज हैं, वो क्या हो चुकी हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं। मतलब कि वो जो पार्टीज हैं अब उनको ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, नो मोर ऑब्लिगेशन। अब उनकी फ्यूचर में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। क्लियर हो गया। अब उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, दोनों, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मुझे अपनी कार दे दी, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, तो उसमें भी कहेंगे कि अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। या फिर कुछ भी क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया, या फिर कुछ भी क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा।
ठीक है। नोवेशन हो गया, कुछ भी नया आ जाता है तो वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है। तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आप लोगों के पास में रहते हैं। तो ये बोल रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज बाय रिसेशन जो रहेगा ये आप लोगों के पास में कब नोवेशन होता है, एक केस आप लोगों के पास में। तो रिसेशन वाला डिस्चार्ज जो रहेगा वो आपके पास में कब होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑल्टर हो गया, तो इसको तो हम लोग क्या बोल देंगे, ऑल्ट्रेशन बोल देंगे। ये तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को चेंज डिस्चार्ज करने के। तो ये डिस्चार्ज बाय ऑल्ट्रेशन हो गया, ये डिस्चार्ज बाय नोवेशन हो गया। नोवेशन में क्या होता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय रिसेशन कब होगा, जब क्या होगा, जो एक एग्रीव पार्टी जो पीड़ित पार्टी है वो क्या करती है, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। और जब एक पार्टी ने अपने अधिकार त्याग दिए, मैं खुद से अपने अधिकारी को छोड़ रही हूँ, तो उसको क्या कहा जाता है, वेवियर। तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का तरीका होता है, बट नॉट बाय रिसेशन। तो ये आप लोगों के पास में नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस अलग अलग नाम है, ठीक है। तो रिसेशन में क्या हो जाएगा, जब एग्रीव पार्टी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है, ठीक है, या फिर जो नन ऑफ द पार्टीज है, जो भी दोनों पार्टीज हैं, प्रोमाइजर और प्रोमाइजी, उन्होंने कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया है और ना ही दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, तो क्या हो जाएगा, तो सी और ई जो रहेगा ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ये आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्चार्ज, वेट, तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्चार्ज बाय रिसेशन कहा जाता है, जहां पे क्या हो जाएगा, एग्रीव पार्टी जो है वो अपने ऑप्शन को यूज कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, और जो भी दोनों पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही थी काफी लंबे समय से, और जो कोई भी दूसरी पार्टी है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। सो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा अभी का सेशन, ठीक है। डिस्चार्ज का मीनिंग क्लियर हो गया। तो डिस्चार्ज अलग अलग तरीकों से हो सकता है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का तरीका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, याद रखिएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का तरीका क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टूट गया। कॉन्ट्रैक्ट को टूटने को क्या कहा जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब है दोनों पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुके हैं, वो किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू टू एवरीवन।